आदाब नाजरीन, खबर दोपहर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बढ़ती आबादी पर बहस अक्सर होती रहती है और इस मसले पर काबू पाने के मशवरे भी मुख्तलिफ गोशों से आते हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामान रवि किशन आज आबादी पर कंट्रोल के हवाले से प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। इसके साथ साथ करोड़ी लाल मीनार राज्यसभा में यकसा सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिलों का मुतारफ न करने के लिए सीपीएम अरकान पार्लियामान ने चेयरमैन को नोटिस दिया है। तो यह बिल काफी सुर्खियों में रहा। इस मुद्दे पर काफी वक्त से बात होती रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी 2021 में 15 अगस्त की अपनी तकरीर में कहा था कि हमें आबादी और वसाइल दोनों में तवाजुन रखने की जरूरत है। इस पर जोर दिया गया था। तो ये एक बाकायदा एजेंडा है सरकार का कि इन मुद्दों पर काम किया जाए जो कि मुल्क के मफाद में है। तो मुल्क के मफाद के पेश नज़र आबादी को कंट्रोल करने के तरीक़ेकार सरकार अपनाना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा सांसद रवि किशन। सर, 2019 से लगातार आप जनसंख्या नियंत्रण पर बिल पेश कर रहे हैं, आज भी पेश करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2019 से अपोजिशन इसको कांग्रेस पार्टी लाने नहीं देना चाह रही। हमेशा कोई ना कोई हंगामा करके सदन को बंद कर दिया जा रहा है। फिर बीच में कोविड आ गया था, तो 2019 से मेरा बिल पेंडिंग है। एक भविष्य के लिए, एक भारत के भविष्य के लिए, एक सुपर पावर भारत जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी जड़ें मजबूत होंगी, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। चाइना ने जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, सुपर पावर भारत बनने की पूरी इसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि हम जनसंख्या पे एक नियंत्रण करें। अभी हम लोग 135 करोड़ की आबादी और जॉब सरकारी, फिर वो नहीं होना चाहिए जो श्रीलंका में हो रहा है, वो तकलीफ़ें जो दूसरे देशों में हो रही। ये सोच के मैंने बिल लाया। और अगर अपोजिशन को कोई दिक्कत है उस पर वाद विवाद करें, चर्चा करें हमारे साथ। मैं चर्चा करने के लिए पूरी तैयारी करके 2019 से बैठा हूँ। तो मैं चाहूँगा सबसे, आपके माध्यम से, अपोजिशन से, कि प्लीज़ आज मेरे इस बिल को, जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले बिल को इंट्रोड्यूस होने दें, आज सदन को चलने दें। हाथ जोड़ करके सबसे मेरी विनती है। सर, कई बार इसे विशेष धर्म समुदाय से जोड़कर देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं विकास से, मैं मोदी जी जैसे एक सपना देखते हैं विकास का, मोदी जी जैसा देख रहे हैं एक सुपर पावर बने भारत, और जो वो सारी क्षमता है, भारत का एक इतिहास भी है और आज वापस से बनना। मैं इसको विकास से देख रहा हूँ। बच्चों पे नियंत्रण होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। मैं इसको सिर्फ विकास से देख रहा हूँ, ना कि किसी जात धर्म से देख। सर, आखिरी सवाल है, जबकि ये बिल पेश हो रहा है और अगले साल 2023 में जो भारत है वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा जनसंख्या में, इसीलिए तो मैं ये बिल लाना चाह रहा हूँ कि भैया हम लोग वो ना करें। आने वाले भविष्य के लिए हम लोग अपनी आधी जिंदगी जी लिए, हमारे बच्चों को एक नया भविष्य देना होगा। तो जनसंख्या का नियंत्रण, ये कानून बिल और ये कानून पारित होना बहुत ज़रूरी है, इतने बड़े भारत, इतने विराट विशालकाय भारत के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद रवि किशन, जिनका कहना है कि बच्चों को अच्छा बेहतर भविष्य देना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू नई सदर जमहूरिया होंगी। सदारती इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार ने मौसर जीत दर्ज की। इनकी जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने द्रौपदी मुर्मू से उनकी दिल्ली रिहाइशगाह पर मुलाकात की और शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की है। नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को ओहदे का हलफ लेंगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुंतखब होने वाली द्रौपदी मुर्मू के लिए मुल्क भर में जश्न का माहौल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अली बरादरी भी इस इंतखाब पर खुशी का इजहार कर रही हैं। इस्लामी स्कॉलर और शोबे दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर खासमी ने मुल्क के सदर जमहूरिया के लिए मुंतखब होने पर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनका इंतखाब खवातीन का एजाज़ है और मुल्क मफाद में लिया गया फैसला है।
द्रौपदी मुर्मू साहिबा के मुंतखब होने पे मैं ख़ुद उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं लीग बिरादरी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका इंतखाब यकीनन एक ख़ातून का एज़ाज़ भी है और ये देश हित में लिया गया फ़ैसला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके मुंतखब होने से यकीनन ये मुल्क मज़बूत होगा और मुल्क में जो समाजी जो ताना बाना है वो भी मज़बूत होगा और जो सरकार की और जो हिंदुस्तान की रगो रेशा में जो महिलाओं का ख़वातीन का जो सम्मान और एज़ाज़ है उससे भी इसमें मजबूती मिलेगी। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी खातून सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर जहां पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है, वहीं मध्य प्रदेश में भी जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मुबारकबाद देते हुए इन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्हें क्रॉस वोटिंग के जरिए द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। वज़ीर आला ने द्रौपदी मुर्मू की भोपाल आमद और उनके तारीखी इस्तकबाल को याद करते हुए आज के दिन को हिंदुस्तान की तारीख के लिए अजीम दिन से ताबीर किया। आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, नृत्य का दिन है। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना और आज सौभाग्य से वो देश की राष्ट्रपति है। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सदारती इंतखाब के नतायज आते ही मुल्क की आईनी तारीख में यह दिन सुनहरे अल्फाजों में तहरीर हो गया। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कबायली समाज से सदर बनने वाली मुल्क की पहली शहरी बन गई हैं। इंतहाई नरम तबीयत और सादा जिंदगी की हामिल द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जिंदगी में कई नशो फराज देखे और अपनी जिंदगी की मुश्किलात से लड़ते हुए उन्होंने आज मुल्क की पहली शहरी बनने तक का सफर तय किया। पेश तफसीलात। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की दूसरी खातून सदर और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू का नाम मुल्क की आईनी तारीख में दर्ज हो गया क्योंकि पहली बार कोई भी कबायली हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बना। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संथाल खानदान में पैदा हुई। दादा और वालिद दोनों ही गांव के प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बेटे और शौहर तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बेटी है और इसकी भी शादी हो चुकी है और वो भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने 1979 में भुवनेश्वर के रामदेवी कॉलेज से बीए पास किया। अपने पेशेवाराना करियर का आगाज उड़ीसा हुकूमत में बतौर क्लर्क किया। फिर वो महकमे आबपाशी और तवानाई में जूनियर असिस्टेंट रही। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर का आगाज 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर का इंतखाब जीत कर किया। इन्होंने बीजेपी के दर्जे फहरिस्त कबाइल मोर्चे के नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो बीजेपी के आदिवासी मोर्चे की कौमी एग्जीक्यूटिव रुकन भी रही। द्रौपदी मुर्मू 2 बार बीजेपी की टिकट पर 2000 और 2009 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से जीत दर्ज कर चुकी हैं। इन्हें उड़ीसा में बेहतरीन एमएलए का नीलकंठ अवार्ड भी मिला। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और बीजेपी की मखलूत हुकूमत में 2000 से 2004 के दरमियान महकमे तिजारत, ट्रांसपोर्ट और बाद में महकमे फिशरीज और एनिमल महकमे की वजीर रही। 18 मई 2015 को इन्होंने झारखंड की पहली खातून
और कबायली गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। वो 6 साल 1 माह और 18 दिन तक इस ओहदे पर रहीं। 21 जून 2022 की देर शाम जब बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने सदारती इंतखाबात के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, वो नई दिल्ली से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर उड़ीसा के शहर रायरंगपुर में अपने घर पर थी। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू मुल्क की नई सदर और मुल्क की पहली शहरी बन गई हैं। उड़ीसा के इनके गांव में जोशो खरोश का माहौल है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि गांव की बेटी मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर विराजमान होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। द्रौपदी मुर्मू को हर खास आम सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश कर रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के साहिल पर द्रौपदी मुर्मू का मुजस्समा बनाकर जीत की मुबारकबाद दी। मुर्मू को मुल्क भर से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। एक आदिवासी समाज से जुड़ी खातून इतनी जिद्दोजहद और इतना लंबा सफर तय करने के बाद किस तरह से सदर जमहूरिया के ओहदे तक पहुंची, इसको एक फनकार ने अपने अंदाज में पेश किया है। सुमन दावोलकर ने पत्थर पर पेंटिंग की है और द्रौपदी मुर्मू को अपने अंदाज में मुबारकबाद पेश की। मुर्मू की तस्वीर जिन पत्थरों पर बनाई गई है वो आमतौर पर नदी के किनारे मिल जाते हैं। इनमें बिना किसी तब्दीली के दावोलकर ने तस्वीर बनाई है। मुसव्विर का मानना है कि कबायली खातून जो मुल्क के आला तरीन ओहदे तक पहुंची है वो एक मिसाल है। और कल के मुकाबले कोरोना के नए मामले आज ज्यादा आए हैं। आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21,880 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अरसे में 7 मरीजों की मौत हुई है। आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21,219 अफराद शिफायाब हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी उसारी है। अब तक 1,30,97,819 टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 21,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, वहीं 60 मौतें हुई हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1,49,000 तक पहुंच गए हैं। और मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए, लोग अभी भी सतर्क नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर हाल है कि लोग हॉस्पिटल तो आए हैं लेकिन लोगों ने मास्क तक कैरी नहीं कर रखे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और हम लगातार केसेस बढ़त की ओर जाते जा रहे हैं। अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी पीछे दिनों हमने देखा कि हम 40-45 तक के आंकड़ों में थे, लेकिन आज 60 मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कोविड कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स लगातार अपनी चिंता जता रहे हैं। WHO ने भी अलर्ट कर दिया है, लेकिन लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जिस तरीके से नए वेरिएंट सामने आए हैं, लोग उनको लेकर भी सतर्क नहीं हो रहे हैं। और ये वक्त आ गया है कि लोगों को अपनी लापरवाही छोड़नी होगी, प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है और ये डरा रहा है। तो कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। रोक दफा। आबादी पर कंट्रोल का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी रुकने पार्लियामान रवि किशन आज आबादी पर कंट्रोल के हवाले से प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। तो जैसा कि रवि ने, हमने कुछ देर पहले आपको उनका बयान सुनाया। रवि किशन का खास तौर पर कहना है कि 2019 से इस पर उनकी पूरी तैयारी है और उन्होंने अपील की कि इस बिल को मंजूर कराने के लिए
इस पर साथ दें तमाम अरकान पार्लियामेंट और खासकर अपोजिशन। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस बिल के बारे में जब भी बात होती है तो अपोजिशन इस पर गड़बड़ कर इस मामले को आगे बढ़ने नहीं देता है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से मौजूद है। खुर्रम शहजाद, इस पर आपने एक अच्छी स्टोरी भी की थी। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, इस पर बहस भी हो रही है और सीपीएम ने खासतौर पर कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल ना लाया जाए। कैसे देखते हैं? देखिए जिलानी, देखिए अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से कोई बिल नहीं आ रहा है। सरकार के जो नेता है या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इससे पहले राकेश सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बिल लेकर आए थे, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। और अब रवि किशन जो गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बिल लेकर आए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही, सरकार की तरफ से चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि आबादी का जो मसला है, अगर वो 5वें नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे को अगर देखें तो ये मसला तकरीबन हल हो चुका है। अगर आप नेशनल फर्टिलिटी रेट की बात करें, शरह पैदाइश की बात करें, तो वो 2.0 हो चुकी है जी। लेकिन अगर देखें तो इस पर सियासत जो है वो काफी ज्यादा होती रही है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि आप देखिए कि जब आजादी के वक्त भारत की आबादी, हमारे मुल्क की आबादी वो सिर्फ 36 करोड़ थी और चीन की आबादी 56 करोड़ थी। अब हम 1 साल के अंदर हो सकता है चीन को भी पछाड़ दें और उससे आगे निकल जाए, तो आबादी बढ़ी है। लेकिन सवाल इसमें यही है, जो एंगल होता है कि क्या किसी एक तबके की वजह से बढ़ी है, क्या इसमें सभी लोग शामिल नहीं है। अगर देखें तो अभी जिस तरह से 2011 के जो आदाद-ओ-शुमार है अक़लियती आबादी को लेकर, अक़लियत कह रहा हूं जिसमें सिख भी शामिल हैं, जिसमें जैन भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, तो ये तमाम लोग और मुस्लिम शामिल हैं, तो इनकी आबादी 18 करोड़ के आसपास है। तो बाकी आबादी किसकी है? तो कहीं ना कहीं सियासत इस पूरे मसले पर होती रही है। हालांकि ये जो है बिल्कुल कौमी मसला है और इस पर इसको बहुत ही ध्यान संजीदगी के साथ इसको हल किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जिस तरीके से जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं, अगर हम देखें 4था फैमिली हेल्थ सर्वे देखें या फिर 5वां हेल्थ सर्वे देखें जो हाल ही में आया है 5वां, उसमें देखें तो जो शरह पैदाइश है वो मुस्लिम की शरह पैदाइश इस वक्त 2.3 है और जो हिंदू तबके की जो शरह पैदाइश है वो 1.94 है। लेकिन अगर मजहबी ऐनक अगर उतार कर आप देखें, दूसरी तरफ से देखें, तो जो लोग स्कूल नहीं गए उनका 2.8 तक चला जाता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स या फिर हिंदू हो, कोई भी हो सकते हैं, तो उनका शरह पैदाइश काफी आगे निकल जाता है। तो इस मसले पर सियासत होती रही है। यही वजह है, सरकार इस पूरी तमाम चीजों को जानती है कि अगर वो बिल लेकर आएगी और अगर पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी तो पैदाइश जो हमारी पॉपुलेशन का मसला है, आबादी का मसला है, उस पर बिल को डिफेंड करना वो काफी मुश्किल हो जाएगा। इसकी मजीद आदाद-ओ-शुमार उसमें कुछ इस तरीके से, अगर जिन इलाकों में अमवात ज्यादा होती हैं वहां पर शरह पैदाइश ज्यादा होती है, आदिवासियों की अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, तो उनका भी शरह पैदाइश 2.08 है, यानी कि 1994 अगर मुस्लिम्स का है तो फिर उनका ज्यादा है। लेकिन एक इससे भी बड़ा जो रेशो है जो इस सियासत को पूरी तरीके से खत्म करता है, वो ये है कि जिन रियासतों में मुस्लिम अक्सरियत में हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि एक खास तबके की तरफ से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया कि इससे बहुत ही जो है समाज में गड़बड़ हो सकता है और अनारकी फैल सकती है। तो अगर आप देखें तो कश्मीर में मुस्लिम आबादी वो 68% है, लेकिन उनका जो फर्टिलिटी रेट है, शरह पैदाइश है, वो 1.4 है जी, यानी कि अगर हिंदुओं का 1.94 है तो कश्मीर में 1.4 है, यानी कि वो रिप्लेस भी नहीं कर रहे कि जो आबादी है वहां की आबादी घटने वाली है। इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी 96% मुस्लिम की आबादी है। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे के बजाय अगर कौमी मसले के तौर पर देखा जाए तो इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकता है जी। और यही वजह है कि ये मसला सरकार जो है वो सीधे तौर पर इसको पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहती, कोई कानून बनाने के हक में नहीं है, क्योंकि इससे पहले 1970 में जब संजय गांधी ने नसबंदी की शुरुआत की थी और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी, हम दो हमारे दो की बात की थी, तो उस वक्त जो तमाम पार्टियां हैं
उसमें आज की भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब इसके खिलाफ खड़ी थी जी। लेकिन खुर्रम, एक चीज जैसा कि आपने इशारा किया कि मेंबर पार्लियामेंट ये बिल लाते हैं, सरकार का इसमें कोई मंशा नहीं, लेकिन हम पिछले साल 2021 की बात करें, 15 अगस्त में वज़ीर आज़म ने कहा था कि वसाइल और आबादी के बीच तवाज़ुन को बरकरार रखना जरूरी है। तो ये इशारा देता है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं है सपोर्ट की, और बगैर सरकार की या तमाम मेंबरान पार्लियामेंट की मदद के बगैर ये प्राइवेट मेंबर बिल पास भी नहीं होगा। देखिए जिलानी, अगर आप देखें तो जो लोड वसाइल पर पड़ना था जी, जिस तरीके से 1970 में अगर हरित क्रांति ना होती तो हमारे मुल्क में लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो जाता। ये तो हमारे जो जरिए साइंसदान हैं उनको शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही बड़ा इनकलाब लाए और मुल्क को खुद कफील बनाया, और अनाज के मामले में आज हम खुद कफील हैं। तो अगर आप देखें तो जो कहना चाहिए कि जो मसला था जो वो हाथ से पहले ही निकल चुका था, लेकिन उसको जहां तक कंट्रोल करने की बात है, उस पर काबू पाने की बात है, तो वो मसला फर्टिलिटी रेट का यानी शरह पैदाइश का वो एक हद तक हल हो चुका है। और जिस तरीके से हमारी आबादी की जो शरह पैदाइश जो है वो जिस तरीके से घट रही है, वो आबादी अब धीरे धीरे कब होने वाली है, क्योंकि स्टेबल जो फर्टिलिटी रेट चाहिए था यानी कि 2.0 जो इस वक्त नेशनल 5वें नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में जो बताया गया है कि 2.0 हमें चाहिए, यानी कि 2 माँ बाप होंगे और 2 उनके बच्चे होंगे, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे आगे जाकर। तो ये मसला सीधे तौर पर अगर कानून के तौर पर देखें और इक़दाम के तौर पर देखें कि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई के तौर पर देखें, पाबंदी के तौर पर देखें, तो ये मसला अपने आप हल हो चुका है। लेकिन ये मसला वहीं पर हल हुआ है जहां पर लोगों के पास तालीम है, जिनके पास रोजगार है, जो दौलतमंद है। इसी फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बताया गया है कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनका 2.8 है, और जिन लोगों ने स्कूल की तालीम हासिल की और आला तालीम 12वीं तक की तालीम हासिल की और उसके बाद तालीम हासिल की, उनका 1.78 है। अगर आप देखें तो जो मुल्क का जो सबसे अमीर तबका है, जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे हैं, सभी आराइश उनके पास वसाइल मौजूद हैं, तो उनका जो फर्टिलिटी बिल्कुल खुर्रम, जिस तरह से आप इशारा कर रहे हैं आंकड़ों के साथ, तो लोगों में इस चीज को लेकर शऊर आ गया है और इसको कुछ अलग ढंग से इसको मसले को हल किया जा सकता है। इस पर कानून की जरूरत नहीं, इसलिए सीपीआईएम लेफ्ट की हम बात करें वो भी मना कर रही है इस तरह के बिल लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए, आपने तफसील से इस पर रोशनी डाली है। तो नाज़रीन, खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।